वेलकम बैक वंस अगेन। आज यकीनन हम नॉर्मल से जो हमारा रूटीन था उससे ज़्यादा कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। दैट इज़ क्रेडिट स्ट्रक्चर हमें समझना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। उसमें दो टॉपिक्स वहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, एक तो कोऑपरेटिव बैंक्स को समझना है और दूसरा जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी PACS। और इसके साथ साथ हम आज ये भी देखेंगे रेगुलेटरी रोल जो RBI एंड रजिस्ट्रार का, वो भी समझेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं हम क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए, क्रेडिट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम समझेंगे कि क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को, इसको हम डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर साइड में, एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। जो नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये इसमें अगर हम देखें कि क्या आते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं इसमें, शेड्यूल एक साइड से शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो इसमें बेस ऑन ऑपरेशन कहाँ पे होती है, सिंगल स्टेट में है या मल्टी स्टेट में, इसी तरीके यहाँ पे भी शेड्यूल्ड में सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट। तो इनको इतना ज़्यादा हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा मोस्टली जो फोकस होगा वो ये एरिया है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को। ओके, तो आगे आइए देखते हैं। देखिए, अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, जो स्ट्रक्चर जो इनका डिवाइड किया गया है किस तरीके से। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए, सपोज करो सीजन्स के लिए लोन देते हैं, हमारे जो सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक साल लेके चलें आप। इसी तरीके से दूसरी तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्हें हम लैंड डेवलपमेंट बैंक्स यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का कहते हैं। तो 10 साल, ज़्यादा 10 साल से प्लस, या मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें लोन देते हैं। ओके, अब क्योंकि हमने जो टॉपिक अभी पढ़ा, तो टॉपिक में स्पेसिफिक हमने ये एरिया पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे उन्होंने दिया है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को हमने समझना है। ठीक है, तो ये 3 टायर सिस्टम है। सॉरी, हमने ये समझना है कि बेस पे जो है, बेस पे क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से आप कंफ्यूज ना होना कि ये सेंट्रल लेवल का बैंक है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, यानी मीडियम मिडल में। ठीक, और इसके ऊपर कौन है, एपेक्स जो है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, चले एक एक को समझते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी PACS, जिसका हमारे सिलेबस में स्पेसिफिक मतलब जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है इस चीज़ को। देखिए कहाँ पे काम करती है, इट वर्क्स एट क्रॉस रूट लेवल यानी विलेज लेवल पे। तो इसे लोवेस्ट टायर भी कहा जाता है। ओके, हाँ, स्टार्ट की जाती है, इट कैन बी स्टार्टेड बाय 10 मेंबर्स। देखिए फैक्चुअल है ये इन्फॉर्मेशन, इसमें यही है कि इम्पोर्टेंट ये है कि कलेक्ट करना है इस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, वही चैलेंजिंग है, उस मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और क्या क्या इंपॉर्टेंट उस चीज़ का कलेक्ट करना। अदर देन दैट दिस वेरी सिंपल, अगर आप ऐसे PDF को भी रीड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी क्लियर होंगी। ठीक है, तो काम क्या होता है इसका, ये डायरेक्टली डील्स विथ रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि गाँव में काम कर रहे हैं, बेस लेवल पे काम कर रहे हैं, लोवेस्ट टायर पे काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है, रूरल पॉपुलेशन रूरल पीपल के साथ कनेक्टेड है। तो लिंक करता है, लिंक बिटवीन किन किन के दरमियान, रूरल पॉपुलेशन ऑन वन साइड एंड जो सेंट्रल बैंक्स यानी डिस्ट्रिक्ट बैंक्स ऑन द अदर साइड। और इनडायरेक्टली ये फिर लिंक्ड है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ भी एंड देन RBI के साथ भी। ठीक, लेकिन यहाँ से क्या करती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और दिस PACs के दरमियान, लोगों के दरमियान लिंक क्रिएट करती है PACS। ओके, हाँ, तो इससे क्या फ़ायदा है, इट एनकरेजेस सेविंग्स। ठीक है, लोगों को अब बैंक के पास नहीं जाना है, अपनी ही वहाँ पे एक बनाया सेविंग्स एनकरेज करती हैं अमंग एग्रीकल्चरलिस्ट्स, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम देम, और उनसे डिपॉजिट्स कलेक्ट करती हैं एंड गिव लोन्स टू नीडी एंड बोरोवर्स एट लो रेट्स। देखिए, अगर आपको पहले याद होंगे, आपने सारे लेक्चर्स मतलब सुने होंगे अच्छे से, तो आप मतलब जो मैं बातें बता रहा हूँ तो आपके जहन में इजीली ये फिट होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, क्योंकि कमिटीज़ में भी ये चीज़ें हमने देखी हैं। उससे पहले जब हम कोऑपरेटिव्स का इंट्रोडक्शन में भी हमने ये देखा है कि इनका रोल क्या होता है कोऑपरेटिव्स का। तो इस तरीके से यहाँ नीडी को ये, ये लोन देते हैं और लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देते हैं, और उसके साथ साथ कलेक्टिव रीपेमेंट, क्योंकि अगर किसी को लोन दिया तो उसको कलेक्ट वापस से करना है, तो ये काम भी इनका होता है। ओके, तो इनका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट जो होता है इनका किसके पास होता है? इलेक्टेड बोर्ड जो होती है, जिनको इलेक्ट किया जाता है। तो यही जो इलेक्शन है इनका, वही इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है कोऑपरेटिव्स को। ओके, लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड। आप याद रखें कि ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितने कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी 1000 टाइम्स हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मतलब टाइम एंड अगेन हम ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसमें हर को, मतलब एवरी मेंबर जो होता है इसमें, जो मेंबर बनेगा इस PACS का, वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि लॉस का, पूरे लॉस का रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, ठीक है, कि अगर जितना भी लॉस होगा वो उनको, मतलब उनसे, मतलब वो चुकता कहते हैं उसे, मतलब उनसे वो लेंगे। ठीक है, नाउ हाउ दे जनरेट द वर्किंग कैपिटल। अब ये जो PACS है ये कैसे अपना वर्किंग कैपिटल जनरेट करते हैं काम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो इनका होता है, बोरोइंग्स होते हैं। बोरोइंग्स किन से लेते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बैंक्स होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक, यही इनका चीफ सोर्स ऑफ बोरोइंग होता है। नेक्स्ट जो डिपॉजिट्स आते हैं इनके पास, मेंबर्स के डिपॉजिट्स होते हैं या नॉन मेंबर्स के भी डिपॉजिट्स होते हैं इनके पास, पर्टिकुलरली मेंबर्स के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, देन ओन फंड्स, जैसे मेंबरशिप फ़ी, जब कोई ज्वाइन करता है तो वहाँ पे मेंबरशिप फ़ी देना पड़ता है, तो वो भी इनके पास होता है। देन शेयर्स, जो कैपिटल होता है, रिजर्व फंड्स। ओके, तो ये सब चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी हमने बहुत बार अंडरस्टैंड की हुई है। ओके, तो अब देखिए क्या करते हैं, मतलब अब देखा हमने कि इनके पास वर्किंग कैपिटल आता कहाँ से, ये हमने देखा। अब देखेंगे इस वर्किंग कैपिटल का ये करते क्या है। लोन्स एंड एडवांसेस, किनको? सिर्फ मेंबर्स को। तो हमने पहले भी ये बात बताई हुई है कि मतलब जो आगे, मतलब इससे पहले जो लेक्चर्स किए हुए हैं हमने, कि कोऑपरेटिव्स जितने भी होते हैं ये मेंबर्स के, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इनको देखते हैं। तो ये अपने मेंबर्स के लिए होते हैं, उन्हीं को ये लोन देते हैं। ओके, किसके लिए देते हैं? एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। और इनमें जो स्पेशल है, क्यों लोग इनके पास ही लोन लेने जाए, क्योंकि इनके पास जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो बहुत कम होती है, लो इंटरेस्ट रेट्स। ओके, तो जैसे हमें पता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हमने हेडिंग में ही देखा था, ये सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हो, या CCB हो, या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, ये सारे जो है शॉर्ट टर्म लोन्स ही देते हैं। ओके, तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस यही है कि ओवरड्यूज प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। कभी ड्रॉट होती है, कभी सैलाब आता है, तो कभी फसलों का मार्केट अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरीके से जो उनके लोन्स होते हैं वो ओवरड्यूज है, मतलब नहीं टाइम पे आते हैं उनके, मतलब जो रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इनको, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा हर किसी जगह पे ये है, तो इनको कहा जाता है कि इनको, इनकी रीऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। इसके बाद जो आता है वो है, दैट इज़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो मैंने कहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा ये मिडल टायर बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो फंक्शन क्या होता है इनका? इन क्रेडिट किनको देते हैं? ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को। ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये दिस क्या कहते हैं इसे, पैरामिड। तो यहाँ पे नीचे PACS, यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये जो यहाँ पे, ये इनको लोन देते हैं। ठीक है, क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं। और आगे पढ़ते हैं, मैं आगे बताता हूँ कैसे करते हैं इसे। तो लोन्स टू इंडिविजुअल्स को भी देते हैं ये। ठीक, अब देखिए इसमें जो टाइप्स हैं, दो किस्म के टाइप्स होते हैं दिस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में। एक, जिनकी मेंबरशिप बोथ कोऑपरेटिव्स, जिनकी मेंबरशिप कोऑपरेटिव्स भी ले सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव में इसके मेंबर्स बने, और इंडिविजुअल्स भी बनते हैं। लेकिन ये हर जगह नहीं होते हैं। कुछ स्टेट्स में क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियंस होते हैं, जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, और केरला में है। ठीक, यहाँ पे जो है मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड होती है ओनली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ही लेके। ओके, वही सिर्फ मेंबर बन सकते हैं। अब देखते हैं कि हाउ दे जनरेट कैपिटल। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी देखा, तो इनका जो होता है शेयर कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि शेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट,
और अदर कोऑपरेटिव्स। तो ये जो वहाँ से मतलब जो शेयर्स लगाते हैं इनमें, तो वहाँ से कैपिटल इनका होता है, और अपना जो रिजर्व फंड भी होता है उनका, वो भी बन जाता है, इनके कैपिटल में आता है। डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, ठीक, या कोऑपरेटिव्स, इनफैक्ट लोकल बॉडीज़ में भी इनमें डिपॉजिट्स करते हैं। और बोरोइंग जो होती है वो किन से लेते हैं, ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स से, यानी जो इनका जो एपेक्स टायर में जो मैंने अभी बनाया था ग्राफ, तो जो एपेक्स पे है उनसे ये बोरोइंग लेते हैं, और इनसे पीएसीएस। ओके, तो आगे देखते हैं। अब जो इनके पास पैसा है तो क्या करते हैं इस पैसे का, इसमें क्या करते हैं, ये लोन्स देते हैं, लोन्स एंड एडवांस इनको देते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ को, और जिसमें फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस मोस्टली। ओके, क्योंकि हम डील करते हैं रूरल, पहले हमने, अगर हेडिंग आपको याद होगी, जो हमने जो फ्लो चार्ट था उसमें हेडिंग में ही हमने देखा था रूरल साइड को। तो रूरल दिस साइड ऑफ इंडिया इज़ डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए सिंपली ज़्यादा लोन देते हैं। तो इनके लोन्स में एक ख़ास बात होती है कि 80% अनसिक्योर्ड होते हैं, 20% ही सिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड मतलब कि जिनमें आप कोई मतलब गारंटी वगैरह उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है। तो ये रीज़न भी बना इनका, अगर आप चैलेंजेस यहाँ पे देखेंगे, यही रीज़न भी एक बना कि अनसिक्योर्ड लोन्स इनके लिए प्रॉब्लम बनी। और ओवर ड्यूज़, जैसे मैंने कहा कि इनको ये जो इनको मतलब एक सजेशन दी गई थी कि ये जो मतलब अगर आप लोन्स देते हो तो आप किसके लिए देते हो, आप क्रॉप बनाने के लिए मतलब क्रेडिट देते हो, तो इस क्रेडिट को आपको मार्केटिंग के लिए भी देना पड़ेगा इनको। अगर आप मार्केटिंग के लिए लोन्स देते हो तो इससे जो ओवर ड्यूज़ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगी, जैसे ये अभी अगर किसी ने लोन दिया इस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, अब फार्मर ने क्रॉप बना दिया, लेकिन अब इस क्रॉप को मार्केट करना है, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कि आपको मिडल मैन जो है वो आपको मतलब आपके जो इस क्रॉप को हाईजैक करे। तो अगर आपके पास पैसे हों तो आप मार्केटिंग में भी उस पैसे को, अगर आपने सही से, अगर आपके पास पैसे हो तो आप उसको ढंग से मार्केट अपने क्रॉप को कर सकते हो, और इससे आपके रिटर्न्स अच्छे से हो और ओवर ड्यूज का मसला भी हल हो जाए। ठीक है, तो अनसिक्योर लोन्स को प्रॉब्लम कहा गया, जो मतलब इसमें ये प्रॉब्लम देखी गई वो है दैट इज़ अनसिक्योर लोन्स ज़्यादा है, मतलब 80% अनसिक्योर लोन्स है। तो ये इन बैंक्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंक्स के लिए एक मसला बन गया है। ओके, इसके बाद जो है एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूट जो है क्रेडिट का, वो है दैट इज़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो इसको देखते हैं थोड़ा। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है इट ऑपरेट एट स्टेट लेवल, जैसे इसका नाम ही है, यानी एपेक्स लेवल, लिंक बिटवीन किनको आरबीआई के दरमियान, और आरबीआई ऑन वन साइड एंड सी यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और उनके थ्रू पीएसीएस ऑन द अदर, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज ऑन अदर। ओके, तो लिंक बिटवीन आरबीआई एंड दिस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, मेंबर्स कौन होते हैं इसके, एक तो होते डिस्ट्रिक्ट, यानी यही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ओके, हाँ, वन इन ईच स्टेट। ठीक, एक जो बैंक है ऐसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये हर एक स्टेट में एक होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, इट फाइनेंस सुपरवाइज को किन को करता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को, थ्रू देम, और उनके थ्रू किन को करता है, पीएसीएस को। ये इनको देखते हैं और पीएसीएस के इनको देखती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सब पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, और इनको आरबीआई के साथ, क्योंकि आरबीआई के साथ इनका कनेक्शन होता है, तो आरबीआई इनके थ्रू बाकी सब पे नज़र रखी हुई है। ओके, अब देखते हैं इनका वर्किंग कैपिटल, इन बैंक्स का वर्किंग कैपिटल, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका वर्किंग कैपिटल कैसे आता है। ओके, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल है, अजान हो रही है, मैं थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो वर्किंग कैपिटल जो है सबसे जो सोर्स है इनका वो है इट्स ओन फंड्स। कहाँ से जनरेट होते हैं, शेयर कैपिटल, जो शेयर इनमें शेयर्स आते हैं इनमें मेंबर्स के थ्रू, या स्टेट गवर्नमेंट जो इनमें शेयर्स लगाती है। ओके, तो डिपॉजिट्स की बात करें, डिपॉजिट्स में आते हैं सबसे मेनली जो इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, दैट इज़ फ्रॉम दो डिपॉजिट्स किन के आते हैं, सेंट्रल यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और लोकल बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो मेनली जो होते हैं वो कौन होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के।
इसके अलावा इनकी बोरोइंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके वर्किंग कैपिटल में। बोरोइंग्स ये आरबीआई से भी लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी। ओके, तो अब ये जो ये वर्किंग कैपिटल जो होता है, इसे ये इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, या इससे क्या किस चीज़ के इस्तेमाल में लाते हैं? दैट लोन्स एंड एडवांसेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड मोस्टली इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ओके, अब देखिए अगर आपको जो फर्स्ट हमने जो फ्लो चार्ट दिया था उसके साइड में जो हमें लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था दीज क्या कहते हैं इसे, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, तो उस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स दो हिस्सों में हमने फिर से डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड इनको किया गया है। एक ये 2 टायर होते हैं, आगे हमने 3 टायर का देखा था। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम देखा था हमने, जहाँ पे ऊपर कहाँ क्या थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एपेक्स लेवल पे, उसके बाद नीचे थे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और विलेज लेवल पे क्या थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, तो दैट वाज 3 टायर, 1 2 एंड 3। ठीक, हाँ, ओके, दैट वाज 3 टायर, और यहाँ पे 2 टायर सिस्टम है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है, इनको पहले लैंड मॉर्टगेज बैंक्स भी कहा जाता था। तो इनको 2 टायर्स, एक स्टेट लेवल पे यानी स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक यानी SCARCB, एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो PCARCB। तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, जब हम कमिटीज़ मतलब उन कमिटीज़ को क्यों बनाया गया, और उन कमिटीज़ की रिकमेंडेशन अगर हम कोई आपको याद होगी, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मनी लेंडर्स ने बहुत ज़्यादा खराबी कर रखी है। क्योंकि ये जो जितने भी किसान हैं, जितने भी पीजेंट्स हैं, इनको ये मजबूरन मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम या फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस इतने इम्पैक्टफुल साबित नहीं हो रहे हैं। तो उन्हीं इम्प्लीमेंटेशंस को दिमाग में रखते हुए ये जो हम देख रहे हैं ये डेवलपमेंट से उन्हीं इम्प्लीमेंटेशंस के बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे भी यही था, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जिनकी मेन इनकम जो होती है, सोर्स वो होती है डिपॉजिट, जो उनके पास हम करते हैं पैसे। ओके, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उनका वो लोन देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। ओके, लॉन्ग टर्म क्रेडिट उनके लिए इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट, अब ऑप्शन क्या बचता था एक फार्मर के लिए, अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो क्रेडिट चाहिए, तो उसके पास ऑप्शंस थे मनी लेंडर्स। लेकिन मनी लेंडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिव थे, क्योंकि उनके जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। यानी अल्टीमेटली वो ज़मीन ही फिर मनी लेंडर का बनता था, ठीक है, जिस पे लोन लेते थे। अब देखिए अब और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ज़रूरत भी क्या पड़ती है फिर फार्मर को। देखिए फार्मर को इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको मशीनरी कभी लानी पड़ती है, क्योंकि मशीनरी तो वो सीजनल मशीनरी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और ये क्रॉप बेच के तो नहीं मशीनरी के पैसे वसूल कर सकता है। तो इसलिए इसे लॉन्ग टर्म ये लोन चाहिए इसके लिए। ओके, या कुछ पुराने कर्जे होते हैं तो उनको भी चुकाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन ज़रूरत पड़ती है इनको। ठीक, एंड देन मेकिंग परमानेंट इम्प्रूवमेंट इन लैंड, कभी टिलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी जो होते हैं बाकी मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने लैंड को उसके टोपोग्राफी को थोड़ा ठीक करने के लिए। ओके, तो उन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें लॉन्ग टर्म क्रेडिट ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इसलिए क्या नीड अराइज फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ओके, तो इन इंडिया देखिए थोड़ा फैक्चुअल है यहाँ पे, इन इंडिया द फर्स्ट लैंड मॉर्टगेज बैंक कहाँ पे ये बनता है, ये पंजाब में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। कौन सी जगह पे, जंग एक जगह है वहाँ पे, कब, 1920 में। लेकिन जो इम्पैक्टफुल है या जिससे हम इफेक्टिव बिगनिंग होती है इस लैंड डेवलपमेंट बैंक की, ये 1929 में होती है। कहाँ पे, मद्रास में। ओके, अब थोड़ा हम लैंड डेवलपमेंट बैंक है क्या इसको थोड़ा समझते हैं। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है, इट इज़ रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो हमने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे थे दैट उन वो सारे जो थे अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ डील कर, उन सब में अनलिमिटेड लायबिलिटी थी।
ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर आपने समझनी है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा ऊपर कि वो 3 टायर पे काम करते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर है 2 टायर। एक टायर क्या है, स्टेट लेवल पे, यानी स्टेट लेवल पे हम देखते हैं एक स्टेट में एक ये स्टेट का बैंक होता है, ठीक। और देन प्राइमरी लेवल पे यानी लोकल लेवल पे इसकी ब्रांचेस होती हैं स्टेट, हाँ, यानी लोकल लेवल पे इसकी ब्रांच होती है किसकी, ये SCARB RDB, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक। ओके, इसकी ब्रांच होती है। ओके, तो इनका वर्किंग कैपिटल कौन हमने यहाँ पे याद के रखना है। एक तो 2 टायर है, तो 2 टायर में क्या है, स्टेट लेवल एंड देन नेक्स्ट इज लोकल लेवल। ओके, ये 3 टायर नहीं है। तो इनकी वर्किंग कैपिटल कहाँ से आती है? वर्किंग कैपिटल देखिए, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व्स, डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, जो ये लोन्स देते हैं वो उनसे ये मतलब पैसे जमा करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना इनके लिए, दैट इज़ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स होते हैं बॉन्ड्स, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होती है, जो कोऑपरेटिव इनको सोल्ड करते हैं और इस तरीके से अपना पैसे जनरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनको, मतलब ये कहती है कि एक बॉन्ड देती है जो लोगों को, कि यहाँ जो सेल करती है बॉन्ड, उस पर ये लिखा होता है कि फ़लानी डेट के बाद, लॉन्ग टर्म के बाद आपको इतना, जो आपने पैसा दिया इस पर आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इनके पास पैसा आता है बॉन्ड्स को सेल करके। ओके, तो दैट इज़ डिबेंचर्स, और यही डिबेंचर्स जो है बिगेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है इनके लिए। ओके, तो अब देखिए लोन्स एंड एडवांस, अब जो ये मतलब ये पैसा इनके पास आता है तो इसे क्या करते हैं, इसे ये करते हैं एक सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन लोन्स ग्रांट ओनली अगेंस्ट मॉर्टगेज, यानी कि कुछ ना कुछ तो ये पहले मॉर्टगेज रखते हैं, उसके बाद ही ये लोन देते हैं। फर्स्ट मॉर्टगेज, अब क्या रखेंगे, क्योंकि ये लैंड डेवलपमेंट है तो मॉर्टगेज तो लैंड ही रखना होगा, ठीक। तो इसलिए ये सिक्योर है इनके लोन्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने ऊपर जो देखा था नॉन सिक्योर लोन्स एंड सिक्योर लोन्स, तो यहाँ पे जो सिक्योर लोन्स है बिकॉज ऑफ इट, इनकी पीरियड 15 ईयर्स होती हैं, 30 ईयर्स तक होती है, ठीक। तो ये हमने देखा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो एक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो 19 स्टेट्स हैं इंडिया में, जो उनमें जो बैंकिंग सिस्टम है, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम है, दैट वर्क्स ऑन 3 टायर सिस्टम। ओके, दैट वर्क्स ऑन 3 टायर सिस्टम, यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड PACS, ये हमने देखा ऊपर, ठीक है, यानी 3 टायर सिस्टम। रिमेनिंग में 2 टायर होता है, और अपने JNK, बिहार और महाराष्ट्र, UP में यूनिटरी यानी सिंगल टायर सिस्टम फंक्शन करते हैं। ओके, तो दिस इज़ इट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके साथ ही जो रेलेवेंट है, दैट इज रेगुलेटरी रोल ऑफ RBI एंड रजिस्ट्रार, ठीक। इसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, जैसे मैंने कहा कि 32 में है लिस्ट में। ओके, स्टेट लिस्ट में एंट्री 32, तो कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है। और इस तरीके से अगर हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आपने वो सुना होगा, तो उसमें हमने एक एक आर्टिकल डिस्कस किया इसके बारे में। तो इसमें हमने देखते हैं कि रजिस्ट्रार का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट करती है। और इसलिए कॉरपोरेशन की इनकॉर्पोरेशन यानी कॉरपोरेशन का वजूद एस्टेब्लिश करना, उसकी रेगुलेशन है उसको बंद करना, ये सारे फैसले किन के होते हैं? रजिस्ट्रार के। ओके, ये हो गया एक साइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में यही चीज़ें कौन देखती है? सेंटर देखती है। ये भी हमने वहाँ पे अच्छे से देखा है कि ये दिस ऑल केम अंडर सेंट्रल डोमेन। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके पीछे एक पर्पज़ है आगे के टॉपिक को समझाने के लिए। देखिए, अब जो बैंकिंग कोऑपरेटिव्स हैं, बैंकिंग कोऑपरेटिव्स में आप स्टेट, क्योंकि बैंकिंग कोऑपरेटिव्स में एक तो वो मतलब कोऑपरेटिव्स तो है ही वो, तो दैट मीन्स कि स्टेट का रोल तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि वो बैंकिंग के साथ डील करते हैं, तो बैंकिंग के साथ डील करते हैं तो उनको फॉलो करने पड़ेंगे कौन? सेंट्रल लॉज ऑफ गवर्निंग बैंक्स, ठीक। तो रेगुलेटरी लॉज तो वो फॉलो ही करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, इसके साथ साथ उनको बैंकिंग लॉज को भी फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरीके से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का है, इसको एप्लीकेबल बनाया गया किन पे? दीज बैंकिंग कोऑपरेटिव्स पे। ओके, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलेटरी रोल है, वो रेगुलेटरी लॉज जो इन बैंकिंग कोऑपरेटिव्स पे, वो ड्यूअल रेगुलेटरी लॉज है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पे एक
अगेन एक डिस्टिंग्विश किया है इनको। देखिए, बैंकिंग फंक्शंस अंडर द डोमेन ऑफ आरबीआई एंड कोऑपरेटिव फंक्शंस अंडर द डोमेन ऑफ रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर आप ये साइड को याद करिए, ये 6 चीज़ें मैंने दी हैं, बाकी जितनी भी फंक्शन है वो सारी आरबीआई की आती हैं। ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ से जो बैंकिंग फंक्शन है, इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ रेट्स, लोन पॉलिसीज, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सारा कौन देखता है? आरबीआई साइड देखती है। ठीक, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये रजिस्ट्रार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्रांच लाइसेंसिंग। देखिए ये भी बैंकिंग ही लगती है। ब्रांच लाइसेंसिंग या एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये आरबीआई साइड देखते हैं। और यहाँ पे अप्रूवल ऑफ बाई लॉज एंड अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज, ये कौन देखते हैं? रजिस्ट्रार देखते हैं। ओके, देखिए इंटरलिंकिंग है टॉपिक्स जो हमने किए हुए हैं ऑलरेडी। वहीं यहाँ पे पॉलिसी रिगार्डिंग रिमिशन ऑफ डेबिट्स, कैसे कर्जे को चुकाना है, ये वो आरबीआई का साइड देखता है, क्योंकि बैंकिंग ये टॉपिक है, बैंकिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी की इलेक्शन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, वो जो हमने कहा था कि ये इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे जो जोर है वो रजिस्ट्रार के साइड में आता है। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बैंक्स में, इन बैंकिंग स्ट्रक्चर्स में चाहिए। और यहाँ पे ये बात करते हैं जो रजिस्ट्रार के पास जो पावर होते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स राइट्स। ओके, देन सिक्स्थ इज, फिफ्थ पॉइंट इज एनी अदर बैंकिंग रिलेटेड फंक्शन टू बी नोटिफाइड बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि इसमें अब सब हर कोई चीज़ आएगी, तो आपने क्या करना है? आपने ये सारी 6 चीज़ें देखनी है। सुपरसिशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी, सुपरसिशन मतलब ये होता है कि एक कमेटी को दूसरे कमेटी से रिप्लेस करना, तो ये किसके हाथ में होता है? रजिस्ट्रार के हाथ में होता है। ओके, तो आप क्या करेंगे? अब आप ये 6 चीज़ों को याद करेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके बगैर बाकी चीज़ें हैं वो सारे आरबीआई को ही या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रजिस्ट्रार देखते हैं, और जो बैंकिंग के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आरबीआई की साइड, वो उनके रेगुलेटरी पावर्स जो होते हैं आरबीआई के पास होते हैं कोऑपरेटिव्स को लेके। ओके, तो आगे देखते हैं थोड़ा। अब देखिए, अब एक कन्फ्लिक्ट थोड़ा यहाँ पे डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि जो ड्युअलिटी जो है कंट्रोल पे, क्योंकि रेगुलेटरी कंट्रोल है कभी कि अब किस चीज़ पे, कभी सपोज कर लो स्टेट ने ये कहा तो आरबीआई ने ये कहा, तो इससे कन्फ्लिक्ट बना। ठीक है, तो इस कन्फ्लिक्ट को अब देखना है कि, क्योंकि हाई हैंडेडनेस मतलब इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करे किया जाए, इस कन्फ्लिक्ट में किसको एज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक्ट आता है सॉरी, एक एक्ट आता है फॉर द पर्पज ऑफ, एक एक्ट आता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1961। तो इसमें क्या बात की गई कि रिजर्व बैंक्स जो है इस एक्ट में, यानी DICGC एक्ट में जो 1961 का है, तो इसमें ये कहा गया कि रिजर्व बैंक को है, क्या हुआ? रिजर्व बैंक हैज़ बीन गिवन पावर्स to issue directions to the registrar for binding of restructuring and supervision of board of insured बैंक्स व्हेन नेसेसरी। यानी कि रिजर्व बैंक को ये पावर दिए गए, लेकिन पावर तो दिए गए रिजर्व बैंक को, लेकिन थ्रू, अब देखिए अब ये थ्रू रजिस्ट्रार ही करना है उन्हें। ठीक है, अब वो रिजर्व बैंक डायरेक्ट किसको कर सकता है? रजिस्ट्रार को। इससे पहले सिर्फ ये मतलब पर्टिकुलर डोमेन था कि इनका रजिस्ट्रार का, हमने ऊपर जो देखा। अब रिजर्व बैंक डायरेक्ट कर सकती है रजिस्ट्रार को कि आप वाइंड अप कर सकते हो, या रिकन्स्ट्रक्शन या सुपरसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ दीज कौन से बैंक्स? इंश्योर्ड, जो बैंक्स इंश्योर्ड बैंक्स है, कोऑपरेटिव इंश्योर्ड बैंक्स के लिए। ओके, अब लास्ट में देखेंगे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई। रीसेंट डेवलपमेंट्स में हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास की। उसमें क्या उन्होंने कहा, टू ब्रिंग ऑल अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर डायरेक्ट सुपर विजन ऑफ आरबीआई। यानी कि अब जो कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार का रोल है उसको मिनिमाइज़ किया गया, और डायरेक्ट रोल किसका है? आरबीआई का इन पे होगा। क्यों? क्योंकि रीज़न इसके पीछे ये था कि जो घोटाले हुए, फ्रॉड्स हुए, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का फ्रॉड 2019 का हुआ,
वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें होते हैं और बहुत सारे लोगों की मतलब इन्वेस्टमेंट्स इसमें हैं, तो सेंटर ने ये समझा कि उनको डायरेक्ट अगर सुपरविजन ऑफ आरबीआई के अंडर रखा जाए तो लोगों के पैसों को सिक्योरिटी मिले। ओके, तो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स है और ये न्यूज़ में भी है आजकल, ये डिबेट्स, इस पे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं न्यूज़ में। तो उम्मीद है कि अगर वो आप डिबेट न्यूज़ में होगा या अगर आप न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ते हो तो आपको आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस टॉपिक की। ओके, तो दैट इज़ इट। इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए सिलेबस की बात जो है यहाँ पे, ये टॉपिक भी हमने किया हुआ है, ठीक है। नीड फॉर कोऑपरेटिव्स भी हमने किया, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स भी किया। यहाँ पे भी दिस ये सारे ऑरिजिन, सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन, वेरियस कमिटीज़, इंटरनेशनल कमिटीज़ हमने आईसीए में देखी हैं, बाकी नेशनल कमिटीज़ हमने एक एक उनकी रिकमेंडेशंस भी डिस्कस की। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे इसमें एक न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स, ये जो है टाइप, ये हमने ये हम जब मौका मिलेगा ये करेंगे। सिर्फ एक बचती है, ओके। ये वाली बिजनेस एंड ये दो है, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव, न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव्स। बाकी जो एक्ट्स हैं ना, ये जो एक्ट्स हैं, तो मुझे कुछ टेलीग्राम पे मैसेज आई थी, उनमें ये कहा गया था कि सर ये इसके पीडीएफ, बेयर पीडीएफ हम हमें सेंड कर दीजिए आप, तो हम इन एक्ट्स को खुद पढ़ेंगे। तो मैंने वो सेंड भी किए हुए हैं टेलीग्राम पे, ओके। तो अगर आप खुद ही पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको उनमें कोई मसले मसाइल होते हैं पढ़ने में, या आप उसे चाहते हो शॉर्ट फॉर्मेट में देखना, तो मैं इसके लिए वीडियोस बनाता हूँ, ओके। तो उनने ये कहा था कि सर ये हम खुद पढ़ेंगे, आप इस को, क्योंकि इसमें हमें मटेरियल नहीं मिलता है, तो इस पे आप वीडियो बनाए। तो मैं आज आपके लिए क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पीएसीएस एंड रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे मैंने आज ये वीडियो लाया, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक जो बचता है, हमारा लास्ट टॉपिक जो है, रोल ऑफ नाबार्ड एंड रोल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट यानी एनसीडीसी फॉर स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा मैं। तो इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, ओके। ऑल सो मुझे ये बताएं आप कि अगर आप जो जेएंड के पार्ट है इसमें कंफर्टेबल खुद ही है तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई इश्यूज़ है तो आप मुझे जो टेलीग्राम में वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं फिर इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एज सुन एज पॉसिबल इस सारे कोऑपरेटिव सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।